नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपकी अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि थी उसको एकदम अच्छे से डिटेल से जितने भी हार्मोन्स थे उनके कार्य भी पढ़े थे, और आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करने वाले यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में, जिसे हम एड्रिनलिन ग्लैंड कहते हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट ग्रंथि बनती है आपके एग्जाम की दृष्टि से देखें तो उसके अंदर यहाँ पे एक तो अग्नाशय ग्रंथि, एक थायराइड ग्रंथि, एक पीयूष और एक आपके अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, क्योंकि इन ग्रंथियों को स्टूडेंट्स को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और हर कोई इन ग्रंथियों को स्किप कर देता है कि भी एग्जाम नहीं पूछी जाएगी। तो इस कारण एग्जाम की दृष्टि से ये आपकी इंपॉर्टेंट बनती है। यहाँ पे आपको इनको एकदम अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे एकदम क्लियर करना है, पूरा जितने भी लाइन है वो सारी कवर करनी है। मैंने अग्नाशय ग्रंथि को इतने अच्छे से कवर करवाया, हर एक हार्मोन को एकदम डिटेल से और एकदम गहराई से कैसे याद करना उस तरीके को मैंने आपको समझाया था। तो उसी प्रकार आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपकी अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में, जिसे हम एड्रिनलिन ग्रंथि कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इस ग्रंथि की जो स्थिति है वो स्थिति नॉर्मल पता रहनी चाहिए कि सर इस ग्रंथि की स्थिति एक्चुअल में होती कहाँ पे। तो सारे स्टूडेंट जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारी किडनियां होती है, जो गुर्दे होते हैं, जो वृक्क होते हैं, उनके ऊपर पीले रंग की ये दोनों तरफ एक एक ग्रंथि पाई जाती है। चलो, स्थिति की तो बात क्लियर हो गई। सब स्टूडेंट लगभग एग्जाम में पूछेंगे तो स्थिति क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे बात पूछी जाती है आपके इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड एग्जाम के अंदर कि सर जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति आप ध्यान में रखना यहाँ पे कि मेसोडर्म और एक्टोडर्म भ्रूणीय झिल्ली के द्वारा हुई। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि। ये लो सर, यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि जिसे हम एड्रिनलिन ग्रंथि भी कहते हैं। और इसके अंदर आपको पहली बात यहाँ पे उत्पत्ति से रिलेटेड ध्यान में रखनी है कि सर इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। तो एक्टोडर्म व मेसोडर्म भ्रूणीय झिल्ली के द्वारा, एक्टोडर्म व मेसोडर्म जो भ्रूणीय झिल्लियां है इनके द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें सर इसको कि ये जो आपके झिल्ली है, सॉरी ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता। तो इस ग्रंथि को ध्यान में रखना यहाँ पे कि वयस्क अवस्था के अंदर इसे जीवन की बुद्धिमानी कहा जाता है। वयस्क अवस्था के अंदर क्या कहा जाता है, इसे जीवन की बुद्धिमानी। देखो नाम क्या आ रहा है यहाँ पे कि भाई वयस्क अवस्था होती है, उस वयस्क अवस्था में वयस्क में जीवन की बुद्धिमानी, जीवन की बुद्धिमानी। अब ये बुद्धिमानी और वयस्क में जीवन की बुद्धिमानी का मतलब क्या हो? मतलब आपने अक्सर देखा होगा भाई कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे अगर वो गलत करता है तो आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग बोलते भाई तेरी बुद्धि के ऊपर क्या अक्ल पड़ा हुआ है, मतलब तू अपनी बुद्धि को काम में नहीं ले सकता। तो कोई भी काम करते हो उसके लिए थोड़ा बहुत आपके जो रेस्पॉन्सिबल होता है, शारीरिक जो आपके एनर्जी के लिए जो भी आप कार्य करते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत आपके इस ग्रंथि का योगदान होता है। तो इस कारण इसे जीवन की बुद्धिमानी भी कहा जाता है। ये तो बात हो गई, यहाँ पे इसे और किस नाम से जाना जाता है ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करें भाई इसके द्वारा अधिवृक्क ग्रंथि, इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर अगर हम यहाँ पे हार्मोनों को पढ़े तो हार्मोनों को पढ़ने से पहले हमें इस अधिवृक्क ग्रंथि के भाग पढ़ने पड़ेंगे। भाई अधिवृक्क ग्रंथि के भाग होते कितने। तो मुख्य रूप से ध्यान में रखना यहाँ पे कि अधिवृक्क ग्रंथि इसके दो भाग होते हैं। एक तो कोर्टेक्स का भाग होता है और एक आपके मेडुला का भाग होता है। और जो कोर्टेक्स का भाग होता है ये आपके 80 से 90% भाग बनाता है। ठीक है, एक तो कोर्टेक्स जिसे हम यहाँ पे वलकुट कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके 80 से 90% भाग बनाता है। और इसके अलावा एक यहाँ पे मध्यांश या जिसे हम मेडुला वाला भाग कहते हैं, ये आपके 10 से 20% भाग बनाता है इस अधिवृक्क ग्रंथि का। तो भाग एक तो वलकुट हो गया और एक कौन सा गया, मध्यांश। मतलब इन दोनों भागों के द्वारा अलग अलग हार्मोनों का स्त्रावण तो यहाँ पे किया जाएगा सर। तो बिल्कुल इनका स्त्रावण किया जाएगा। अब कोर्टेक्स भाग के द्वारा कौन से हार्मोनों का स्त्रावण किया जाएगा और मध्यांश भाग के द्वारा कौन से हार्मोनों का स्त्रावण किया जाएगा। तो जो कोर्टेक्स वाला भाग है ना, इस कोर्टेक्स भाग के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावण किया जाएगा। कितने हार्मोनों का स्त्रावण किया जाएगा सर, 3। और ये तीनों हार्मोन इस कोर्टेक्स के 3 अलग अलग भागों के द्वारा स्त्रावित होंगे। 3 हार्मोन जो रिलीज किए जाएंगे यहाँ पे, वो तीनों इस आपके कोर्टेक्स के अलग अलग भागों के द्वारा स्त्रावित किए जाएंगे।
तो कोर्टेक्स के जो तीनों भाग है वो तीनों भाग हमें यहाँ पे याद रखने जरूरी है। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा भी कोर्टेक्स के इस भाग के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो पहला जो होता है इसका भाग वो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा ये होता है यहाँ पे पहला भाग, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। नेक्स्ट होता है जो यहाँ पे जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा और सॉरी यहाँ पे थर्ड नंबर आप भाग ध्यान में रखना, इसमें यहाँ पे जोना रेटिक्युलरिस। कौन सा हो जाएगा थर्ड नंबर? जोना रेटिक्युलरिस। ये आपके टोटल 3 भाग हो गए भाई। यहाँ पे ये तीनों भाग आपको ध्यान में रखने, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस कोर्टेक्स भाग के 3 भाग हो गए, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और कौन सा हो गए यहाँ पे रेटिक्युलरिस। ये 3 भाग हो गए। अब हमें यहाँ पे बात करनी है कि यहाँ पे इन तीनों भागों के द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। यहाँ पे इनके द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्रावण किया जाता है वो हार्मोन हमें ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब हार्मोनों की बात कर ले यहाँ पे, तो एक बार मैं इसको कैमरे को पीछे खिसका देता हूँ क्योंकि जो नीचे में हार्मोन लिखूंगा तो वो शायद दिखाई नहीं देंगे। एक बार मैं इस पट्टी को ही बंद कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ समय के लिए इस पट्टी को बंद कर देते हैं। चलो ठीक है, अब क्लियर है ना। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे नाम आ रहा है ग्लोमेरुलोसा। क्या नाम आ रहा है? ग्लोमेरुलोसा। तो ग्लोमेरुलोसा के द्वारा जो हार्मोन का स्रावण किया जाएगा वो आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होगा। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके जोना फेसिकुलेटा के द्वारा जो हार्मोन का स्रावण किया जाएगा वो हार्मोन हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट जोना रेटिकुलेटा के द्वारा जिस हार्मोन का स्रावण किया जाएगा वो हार्मोन हो जाएगा आपके लिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा यहाँ पे? लिंग हार्मोन, या जिसे हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। अब बात करते हैं मध्यांश भाग के द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्रावण किया जाएगा। तो जो मेड्यूला वाला जो पार्ट होगा उस मेड्यूला वाले पार्ट के द्वारा 2 हार्मोन का स्रावण किया जाएगा। एक हार्मोन हो जाएगा यहाँ पे एड्रिनलिन और एक हो जाएगा यहाँ पे नॉर एड्रिनलिन। ये आपके 2 हार्मोन का स्रावण किया जाएगा। तो एक बार ये आपको फ्लो चार्ट यहाँ पे कंप्लीट याद होना चाहिए। आप एक बार इस फ्लो चार्ट को कंप्लीटली यहाँ पे देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं थोड़ा यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ। तो जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा यहाँ पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, फिर जोना फेसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया यहाँ पे, और जोना रेटिक्युलरिस के द्वारा यहाँ पे लिंग हार्मोन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा मेडुला वाले भाग के द्वारा यहाँ पे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का निर्माण किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पे विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर मुख्य रूप से जो पदार्थ होगा उसका नाम क्या होता है? तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर मुख्य रूप से जो पदार्थ होगा, यहाँ पे चीज दिखाई तो दे जाएगी, बिल्कुल दिखाई देगी ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो मुख्य रूप से जो पदार्थ होगा वो एल्डोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है यहाँ पे सर? एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है। ये एल्डोस्टेरोन ध्यान में रखना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो मुख्य रूप से जो पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब हार्मोन के अंदर जो पदार्थ होंगे वो आपको ध्यान रखने हैं। और कौन कौन से पदार्थ होंगे यहाँ पे? कार्टिसोल और कार्टिसोन, 2 इसमें पदार्थ होंगे। यहाँ पे दिखाई देगा, ऊपर लिख देता हूं इसमें, यहाँ पे चलो इसका ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे कार्टिसोल और कार्टिसोन, ये 2 पदार्थ इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बस कार्य बचे इनके बाकी। कार्य की बात करें तो एक बार इन हार्मोनों को कंप्लीटली आप देख लो, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, फिर हम बात करते हैं कार्य। चलो कार्य यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे मिनरेलो, ठीक है। ये हमारे सामने पहला यहाँ पे हार्मोन। तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखना, मिनरल नाम आ रहा है। मिनरल का मतलब खनिज लवण, मिनरल का मतलब क्या हो जाएगा? खनिज लवण।
या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे आयनों का संतुलन करने का कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर खनिज लवण और आयनों का संतुलन करने का कार्य कौन करेगा? तो ध्यान में रखना है सिर्फ आपको, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है वो हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स मतलब खनिज लवण और आयंस, सोडियम और क्लोरीन आयन, उनका बैलेंस करने का कार्य कौन करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स करेगा। ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब चलते इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे सामने यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कार्य करता है? बस नाम से ही है, इसमें ध्यान में रखना, बाकी चीजें हमने पढ़ रखी है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर इतना ही ध्यान में रखना है, ये हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस, इन सारी प्रोसेस को कंट्रोल करने का कार्य है वो कौन करता है? यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखना आप कि ग्लूकोकार्टिकॉइड्स करता है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का निर्माण करना है, हमारे शरीर को एनर्जी देनी है, तो वो कौन सा हार्मोन कार्य होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन यहाँ पे क्या करेगा? कार्य करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात तो यहाँ तक? तो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर कोई भी कोशिकाओं का ग्रुप कहीं पर भी ऊतक है, उनके अंदर कोई संक्रमण हो रहा है, तो संक्रमण को रोकने का जो कार्य करेगा, तो उस समय जो प्रोटीन बनाएगा वो भी आपकी इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा बनेगा। तो हम कह सकते हैं हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी निषेधात्मक की अगर ये निर्माण करता है, प्रतिरक्षी निषेधात्मक का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है। ये बस नॉर्मल इसके बारे में ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट, लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन नाम से पता चल रहा है भाई, लिंग हार्मोन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन। बस इनको बैलेंस करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा जो आपके लिंग हार्मोन स्रावित किया जाता है, ये पुरुष के वृषण, टेस्टिस और महिला के ओवेरी के ऊपर कंट्रोल करने का कार्य करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोनों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। उनको बोलता भी आपको कब स्रावित होना है और कब स्रावित नहीं होना है, ये सारा कंट्रोल किसके कंट्रोल में होता है? यहाँ पे इस लिंग हार्मोन के कंट्रोल में रहता है। क्लियर है यहाँ तक तो बात? चले नेक्स्ट यहाँ पे, तो ये सारे जितने भी कार्य मैंने आपको बताए हैं, इनको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। इधर ही हम बात कर लेते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। कुछ सामान्य से उदाहरण देखते हैं और सामान्य से उदाहरण के द्वारा इन दोनों हार्मोनों को समझते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन के कार्य, आप कोई आपकी विपरीत परिस्थिति, मान लो आपके पीछे आप कहीं पे जा रहे हो और अचानक से आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति आ गई, या पागल कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, मान आई बात साहब यहाँ पे पागल कुत्ते पीछे भागने की, तो आपने देखा होगा आप पहले चल रहे थे भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अब आप भाग रहे हो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आपकी अचानक से स्पीड बढ़ गई क्योंकि पीछे आपके पागल कुत्ता भाग, आगे आगे आप, पीछे पीछे पागल कुत्ता, तो आपके हृदय की धड़कन दर बढ़ती है। हृदय की धड़कन दर बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो भी बढ़ेगा। बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बढ़ेगा सर। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी बढ़ेगी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस बढ़ेगी तो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन भी बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर, विपरीत परिस्थिति के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी किसके कारण मिलती है सर? इस एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का, श्वसन दर को बढ़ाने का, इसके अलावा आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बढ़ाने का, ग्लूकोज का विखंडन बढ़ाने का, ये सब कार्य विपरीत परिस्थितियों के अंदर कौन करता है सर? एड्रेनलिन हार्मोन। अब जैसे आप भागते गए और आगे जाकर एक घर के अंदर बंद हो गए गेट देख करके, फिर धीरे धीरे आप श्वास एकदम वापस कंट्रोल में लाते हो, धीरे धीरे श्वास वापस कंट्रोल में आती है, ब्लड सर्कुलेशन भी वापस एकदम नॉर्मल हो जाता है, तो वापस इन प्रोसेस को कंट्रोल में लाने का कार्य करता कौन है? आपके नॉर एड्रेनलिन। अगर ये नहीं रहता तो आज तक आप हाँफते ही रहते कुत्ते की तरह। तो ये ध्यान में रखना, एड्रेनलिन क्या कार्य करता है? तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, और एक्स्ट्रा एनर्जी कब देगा वो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। तो हमारे शरीर के अंदर हृदय की धड़कन दर बढ़ेगी तो वापस इसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? नॉर एड्रेनलिन हार्मोन करेगा। तो ये तो हो गए इनके कार्य की बात कंप्लीट। जितने भी हार्मोन थे यहाँ पे 5 हार्मोन, इन सारे हार्मोनों के जो कार्य थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ पे कि कोई भी अगर हार्मोन
या फिर इनकी कमी या वृद्धि के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें भी, ये हार्मोन जितने भी है हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। खनिज लवण आयनों का ये आपके कंट्रोल करने का कार्य करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपके ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वसा इनका नियंत्रण करता है। ये आपके विपरीत परिस्थिति में बचाने का कार्य करता है। तो सब तरह से देखें तो हमारे शरीर के अंदर लगभग जितने भी कार्य यही करता है। तो हम इसे कह सकते हैं हमारे शरीर का जीवन रक्षक हार्मोन, या इस ग्रंथि को हम कह सकते हैं यहाँ पे जीवन रक्षक ग्रंथि कह सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी, इस ग्रंथि को क्रियप ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। बस नॉर्मल है भाई, आपके पीछे कुछ भी घटना हो रही है तो आप या तो उस घटनाओं से लड़ो फाइट, या डर जाओ उनसे फियर, या फिर उन घटनाओं से आप दूर भाग जाओ फ्लाइट कर जाओ, मतलब उड़ जाओ। तो 3F का मतलब यहाँ पे या तो उस घटना से आप लड़ो या डरो या उससे भाग जाओ। तो फ्लाइट, फाइट, फियर और फ्लाइट, इसलिए इसको यहाँ पे 3F कहते हैं। ठीक है, बस नॉर्मल है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट इसी के अंदर एक और पूछा जाता है यहाँ पे 4S के बारे में कि सर 4S क्या होता है। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 4S क्या है। 4S का मतलब यहाँ पे एक तो हमारे शरीर के अंदर साल्ट, साल्ट का मतलब लवण को कंट्रोल करने का कार्य करता है। एक S का मतलब होता है यहाँ पे सेक्स हार्मोन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे लिंग हार्मोन, इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये यहाँ पे रहा और ये यहाँ पे रहा, इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपके शुगर को कंट्रोल करता है, तो भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शुगर को कंट्रोल करेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट एक S का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपके स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब तनाव। तो हमने यहाँ पे देखा था अभी कि एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हमारे तनाव को कंट्रोल करते हैं, तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने का कार्य। तो 4S, इसीलिए इसे यहाँ पे 4S ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो 4S 3F ये दोनों क्या है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट भारी लेके बैठ जाए, सर 4S नहीं बताया, एग्जाम में आने वाला है ये, तो बस नॉर्मल है। सब स्टूडेंट इन चीजों को पढ़ेंगे भी 4S 3F को, लेकिन बाकी वाली जो चीजें हैं वो बहुत कम पढ़ने वाले। तो आपको उस चीज को पढ़ना है, उस चीज को पकड़ लो आपकी, बाकी वाले स्टूडेंट उसको कम पढ़े और आप एकदम अच्छे से उसको पढ़ के जाओ, तो एग्जाम है वो आप आसानी से यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। चले नेक्स्ट यहाँ पे, चलो आप देखो नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे हार्मोन की कमी या वृद्धि से होने वाले रोग। रोगों में भाई सबसे पहला रोग है आपके एडिशन रोग। सबसे पहला रोग है यहाँ पे एडिशन। बस रोगों के नाम ध्यान रख लो, पूछेगा कुछ नहीं है ना। एडिशन रोग। सेकेंड नंबर रोग ध्यान में रखना यहाँ पे कॉन्स रोग, ये पूछ लेगा भाई कौन सी ग्रंथि के कारण होता है, कॉन्स रोग हो जाएगा। इसके बाद में कुशिंग रोग हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ पे, नेक्स्ट रोग हो जाएगा आपका यहाँ पे हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म हो जाएगा। और नेक्स्ट 5 नंबर रोग हो जाएगा यहाँ पे गाइनेकोमेस्टिज्म, गाइनेकोमेस्टिज्म हो जाएगा, मेस्टिज्म हो जाएगा। और नेक्स्ट 6 नंबर यहाँ पे जो रोग होगा वो हो जाएगा यहाँ पे एडिमा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एडिमा। बस ये रोग है नॉर्मली आपको ध्यान में रखने। ये जो दो रोग हुए यहाँ पे आपकी हिर्सुटिज्म और गाइनेकोमेस्टिज्म, ये आपके लिंग हार्मोन की कमी से, एक में स्त्री के पुरुष के लक्षण और एक में आपके पुरुष में स्त्री के लक्षण दिखाई देते हैं, वो ये रोग होते हैं। बाकी कुशिंग रोग और या कॉन्स रोग ये नॉर्मल लगभग एक जैसे मिलते जुलते, ठीक है। तो ये लगभग अलग ही नाम दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि से रिलेटेड हो जाए। सारे नाम देखो एकदम अलग से दिखाई दे रहे हैं, सारे अजीब से दिखाई दे रहे हैं कि भाई कहीं सुना ही नहीं ऐसे नाम। तो ऐसे नाम आपको कहाँ पे मिलेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर मिलेंगे। तो डायरेक्ट ये आपको याद रह जाएंगे। अब बची वृषण और अंडाशय ग्रंथि। तो वृषण और अंडाशय के बारे में आप सब स्टूडेंट जानते हो भाई कौन से हार्मोनों का स्राव किया जाता है और किस में पाई जाती है, महिला में, पुरुष में, ये तो आप सारे जानते हो यहाँ पे। तो आसानी से आप इनके कार्य यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो ये लगभग आपका पोर्शन था एंडोक्राइन ग्लैंड का। ये एंडोक्राइन ग्लैंड वाला पोर्शन है वो एकदम कंप्लीटली एकदम अच्छे से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा भी आपको चाहते हो भी सर और भी हमें लेंथी पढ़ो, तो भाई वीडियो लेक्चर लगाए हुए हैं पहले से, इनकी सभी की चैप्टर की क्लास लगी हुई है, वहां से आप इनको एकदम अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मैंने आपको जितनी भी डिटेल्स दी एक बार आप उनको अच्छे से पढ़ लेना भाई। इन सीरीज के अंतर्गत मैं जितनी भी डिटेल्स बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वृषण और अंडाशय से रिलेटेड कभी नहीं पूछा जाएगा भाई कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाए, बच्चा जानता है भाई 3rd क्लास का, ठीक है। आप तो वो इसमें क्वेश्चन पढ़ो, वो आप चैप्टर पढ़ो जो एक सुपर स्टूडेंट पढ़ता है, और एक सुपर स्टूडेंट क्या करेगा उस मेरिट लिस्ट के अंदर आएगा और एकदम अच्छे से अपनी जो कॉलेज है वो टॉप करेगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर एंड होता है। अब नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी चैप्टर आपको स्टार्ट करवा दूंगा। आपको कौन सा हार्ड लगता है वो बताइए, नहीं तो मैं अपने तरीके से आप कौन सा चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो मैं आपको नेक्स्ट
करूंगा। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।